दोस्तों ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की। फैमिली में माँ है, माँ के दो बच्चे हैं, अविनाश और अतुल। अविनाश बड़ा बेटा है और अतुल छोटा बेटा है। माँ अपने दोनों बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन वो पुराने रीति रिवाजों में, पुरानी सोच में बंधी हुई है। लेकिन उसके बच्चे बड़े मॉडर्न हैं, पुराने ज़माने से चली आ रही रीति रिवाजों को नहीं मानते। तो जब बड़ा बेटा अविनाश एक नीच लड़की से शादी कर लेता है तो फिर घर में टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। अतुल की भी शादी हो चुकी है और अतुल की पत्नी का नाम है उमा। चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अविनाश की माँ अविनाश की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि अविनाश ने लव मैरिज करी थी और जिस लड़की से शादी करी है वो नीच जात की है। तो अब अविनाश एक दूसरे घर में रह रहा है अपनी बीवी के साथ में। तो माँ को ऐसा लगता है कि उस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अब कहानी शुरू होती है घर के आंगन से। आंगन में पलंग रखा हुआ है और पलंग पर उमा लेटी हुई है। उमा जवान और बेहद खूबसूरत है। पलंग पर एक खुली किताब उसके सामने रखी हुई है और किताब पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोचने लगी। उमा सोचती है कि ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब हम कुछ बातों को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। चाहे हमारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी हो, लेकिन कुछ बातों को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक ऐसा फेज़ भी आता है ज़िंदगी में जब हम उन बातों का एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिन बातों का विरोध कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना फुसफुसाकर उमा अपनी किताब को देखने लगती है। शाम का वक्त है और उमा अपने ख्यालों में खोई हुई है। उमा इतनी खोई हुई है कि बरामदे में से नौकर बर्तन लेकर चला भी जाता है, लेकिन उमा नौकर को नहीं देख पाती क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई है। इसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और माँ अंदर आती है। माँ बूढ़ी है और उसका चेहरा दुखी है, आंखों में दर्द है और उसका जिस्म थक चुका है। माँ ने साड़ी के ऊपर गर्म चादर लपेट रखी है। जैसे ही माँ के आने की आहट उमा सुनती है, वो झट से खड़ी हो जाती है और अपना आंचल ठीक करती है। माँ उमा के पास में आकर धम से बैठ जाती है। बैठते बैठते बड़ी उदासी के साथ उमा से कहती है, तूने सुना है उमा? उमा पूछती है, क्या माता जी? माँ कहती है कि पिछले महीने मेरा लड़का अविनाश बहुत बीमार रहा था। उमा को अविनाश के बीमार होने का पता नहीं था, तो वो चौंक कर पूछती है, सच सच कह रही हैं आप? भैया बीमार हुए थे? मेरे पति अतुल ने तो कुछ नहीं बताया इस बारे में कि अविनाश भैया बीमार थे। माँ थोड़े गुस्से से कहती है, अतुल क्या बताता? क्या अतुल अविनाश के पास जाता है? उमा कहती है, फिर भी अतुल ने सुना तो होगा कहीं ना कहीं से, उनको पता तो होगा। वैसे आपको कैसे पता लगा अविनाश भैया की तबीयत के बारे में? माँ कहती है कि मैं अविनाश के घर में गई थी। वहाँ पर मुझे खाना पकाने वाली ने बताया कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार था, मरते मरते बचा है। ये सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार और मुझे पता भी नहीं। यह खबर खाना पकाने वाली से सुननी पड़ रही है मुझे कि मेरा बेटा बीमार था। मेरी आंखों में आंसू भर आए और आवाज़ लड़खड़ाने लगी। बचपन में जब कभी अविनाश को खांसी भी हो जाती थी ना, तो मैं कई कई दिन तक खाना नहीं खाती थी, सोती नहीं थी। हालांकि अविनाश के पापा बहुत समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे कि इतनी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, इतनी फ़िक्र क्यों करती हो। पर मेरा जी नहीं मानता था और अब देखो। इससे आगे माँ से कुछ ना कहा गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उमा माँ को संभालते हुए कहती है, माता जी रो मत। इसमें आपका क्या अपराध है? आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप क्यों रोती हो? माँ कहती है कि मेरा ही अपराध है, सब मुझे ही गलत कहते हैं। खाना पकाने वाली कह रही थी कि बहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपनी जान पर उसने खेलकर अविनाश भैया को बचाया है। मतलब जो अविनाश की पत्नी है ना, उसने बहुत मन लगाकर, बहुत मेहनत से अविनाश की केयर करी और जिसकी वजह से अविनाश बच गया। ऐसा बताया खाना पकाने वाली ने। खाना पकाने वाली आगे कहती है कि बहू अकेली थी, पर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बस एक दो बार खाना पकाने वाली ने दवा लाकर दी थी, वरना तो अविनाश की पत्नी ही सारी दवाइयाँ लाती थी। घर का काम भी करती थी और फिर अविनाश को भी देखती थी। उमा माँ को बीच में टोकते हुए कहती है, पर माँ भाई साहब को क्या हुआ था? माँ बताती है कि अविनाश को हैजा हुआ था।
हैजा को इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं। इस बीमारी में स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो उमा बीमारी का नाम सुनकर एकदम चौंक जाती है। हैजा, और माँ कहती है, मरते मरते बचा है बेटा, पूरे 10 दिन हो गए पर अभी तक ऑफिस नहीं जाता। उमा कहती है, माँ कितनी अजीब बात है ना, अतुल को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। माँ कहती है, अगर पता भी होगा तो क्या वो बताने वाला है। माँ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है और कहती है कि अगर छोटे बेटे अतुल को पता भी होता ना तो भी वो हमें नहीं बताता। उमा को थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ी सी चोट लगती है उसके दिल पर जब माँ अतुल को, उसके हस्बैंड को ऐसा बोलती है। और उमा अतुल की साइड लेने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन तभी माँ उमा की बात को काटते हुए कहती है कि मैं सब जानती हूँ, मेरे ही दोनों बेटे हैं, इन लोगों में ममता, इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनका बाप भी ऐसे ही कठोर था इन लोगों की तरह। इनसे देश, धर्म और कर्तव्य की बातें करवा लो बस। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें तो करते हैं बहुत बढ़िया सीरियस होकर, लेकिन जज्बात क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, ये इन्हें नहीं पता। इनके अंदर ममता नहीं है। मुझे आज भी याद है जब अतुल छोटा सा बच्चा था, तब उसके बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, और तब अतुल के पिता ने अतुल को ज़मीन पर लेटा दिया था। पुराने ज़माने में क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर उसको ज़मीन पर लेटा दिया जाता है। तो माँ कह रही है कि जब अतुल बहुत बीमार हो गया था बचपन में और उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, तब अतुल के पिता ज़मीन से सामान वगैरह हटा रहे थे अतुल को लिटाने के लिए। मतलब अतुल के पिता ने ये मान लिया था कि अतुल अब नहीं बचेगा। माँ आगे कहती है कि दुनिया भर के लोगों ने हैरान होकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपनी औलाद तक के लिए नहीं रोता। उसी बाप के दोनों बेटे हैं, अपने बाप की तरह कठोर हैं, बिना किसी ममता, बिना किसी जज्बात के। इन लोगों ने हमेशा मेरी ममता को बुरा भला कहा है। दोस्तों, अब उमा एक के बाद एक अपने हस्बैंड की बुराई सुने जा रही है और अब उसको हल्का सा गुस्सा आने लगा है। जब माँ सबसे पहले आई थी उस टाइम उमा को बहुत दुख हो रहा था माँ की हालत को देखकर, लेकिन अब तो उमा को गुस्सा आने लगा है। उमा कहती है, पर माँ ये सब तो भाभी की गलती है ना। भाभी मतलब अविनाश की पत्नी। उमा कहती है कि सारी गलती भाभी की है। माँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उमा दोबारा से उसकी बात को काट कर कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाभी दिखने में तो बहुत भोली लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, पर माँ चौंक कर कहती है, भोली? हाँ माता जी, बहुत भोली प्यारी लगती हैं दिखने में। जो एक बार उन्हें देख लेता है भुला नहीं पाता, बार बार देखने का मन करता है, इतनी प्यारी हैं। बड़ी बड़ी काली काली आंखें, लाल लाल गालों पर भोली सी मुस्कुराहट। दोस्तों, माँ ने अभी तक अविनाश की पत्नी को नहीं देखा है, तो माँ सरप्राइज होकर उमा से पूछती है, पर उमा, क्या तूने अविनाश की पत्नी को देख रखा है? उमा थोड़ा सा संभल कर कहती है, हाँ माँ, देख तो रखा है। माँ पूछती है, कब देखा था? उमा बताती है कि माँ, एक दिन जब आप भाभी से बहुत गुस्सा होकर दुखी हो रही थीं, तब मैं भाभी के पास में गई थी। दोपहर का समय था माँ, और आप सो गई थीं। मैं सच कहती हूँ माता जी, भाभी की खूबसूरती को पहली बार देखकर मैं चौंक उठी। मैंने सोचा बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर भाभी मुस्कुराई, आंचल डालकर मुझे प्रणाम भी किया, और जब मैंने अपने बारे में बताया तो बहुत खुश हो गई और मुझे छाती से लगा लिया। माँ आश्चर्य से पूछती है, पर उमा, तूने मुझे कभी बताया नहीं? उमा कहती है, माँ मैं बताना नहीं चाहती थी आपको, क्योंकि मैं वहाँ पर भाभी से लड़ने के लिए गई थी। माँ हैरानी से उमा की बात को रिपीट करती है, लड़ने गई थी? पर क्यों? उमा कहती है, जी माँ, मैं भाभी से लड़ने के लिए गई थी क्योंकि भाभी की वजह से आपको दुख हुआ है। अगर भाभी नहीं होती तो बड़े भैया अविनाश भी आपसे अलग नहीं होते। यही बात मैंने भाभी से भी कह दी जाकर। माँ बड़ी एक्साइटेड हो जाती है ये जानने के लिए आगे क्या हुआ। उमा बताती है कि मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुरा दी और फिर बोली कि इसमें मेरी क्या गलती है उमा। उमा कहती है कि मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने भाभी की बात को काट कर कहा कि अगर गलती तुम्हारी नहीं है तो फिर किसकी है? अगर तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? बड़े भैया ने तुम्हारी वजह से ही माँ को छोड़ा है। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो, बड़े भैया को छोड़ दो।
माँ को ये सब सुनकर बड़ी हैरानी होती है और वो कहती है, उमा क्या तूने सच में ये सब कहा था? उमा भावनाओं में बहकर कहती है, हाँ हाँ, मैंने तो साफ कह दिया भाभी से। एक माँ को बेटे से अलग करना गुनाह है। माँ का हृदय तोड़ना जुल्म है। इस जुल्म को रोकने के लिए अगर जिंदगी को भी कुर्बान करना पड़े तो कम है। माँ बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है, फिर बहू ने क्या कहा तुमसे? उमा बताती है कि भाभी ने कहा कि मैं मानती हूँ कि माँ और बेटे से बड़ा दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और अपने पति के लिए जान भी दे सकती हूँ। अपने पति को दुखी कर कर मैं किसी को भी सुखी करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब भाभी कहना चाह रही हैं कि उनका जो कुछ भी है ना, वो उनका पति है और अपने पति के लिए वो जान भी दे सकती हैं। भाभी इसके बाद मुझसे सवाल करती हैं। वो कहती हैं, तुम भी सोचो, तुम भी आखिर एक पत्नी ही हो। हालांकि तुमने मेरी तरह खुद से पति को नहीं चुना, लेकिन फिर भी तुम अपने पति से प्यार तो करती ही हो। दोस्तों, भाभी की लव मैरिज हुई थी, मैंने आपको बताया था कहानी की स्टार्टिंग में। तो उन्होंने खुद से पति को चुना है और उमा की अरेंज मैरिज हुई है। तो भाभी कहती हैं उमा से कि तुमने हालांकि मेरी तरह से पति को नहीं चुना, पर प्यार तो तुम भी अपने पति से करती ही हो। आखिर तुम भी एक पत्नी हो, तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उमा को ये बात बुरी लग गई। उमा ने भाभी से कहा कि सब पत्नियां अपने पतियों से प्यार करती हैं। मैं भी करती मैं भी करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा करती हूँ। भाभी शांति से कहती हैं कि सब पत्नियों की बात नहीं कर रही मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम अपने पति से प्यार करती हो, इसीलिए यहाँ पर आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, आखिर है तो अविनाश का छोटा भाई ही। कई बार मेरे पास में आया है। माँ ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, क्या क्या अतुल गया था वहाँ पर? उमा कहती है, हाँ माता जी, भाभी ने मुझसे ऐसे ही कहा था कि अतुल कई बार मेरे पास में आया है। मुझे भी ये सुनकर हैरानी हुई थी। मैंने पूछा भी था कि क्या अतुल यहाँ पर आते हैं? तो भाभी हंसकर बोली, डरो नहीं, वो भाई के पास नहीं बल्कि दफ्तर के काम के लिए आते हैं। मुझे तुम्हारी बातों के बारे में अतुल से ही पता लगा था। मैं जानती हूँ तुम अतुल से प्यार करती हो। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार शादी के खिलाफ है, तो क्या तुम अतुल को? उमा कहती है कि मैं आगे का सुन ना सकी। मैंने चिल्लाकर भाभी से कहा, भाभी बस करो। लेकिन भाभी ने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम अतुल को छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने घबरा कर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाह कर भी नहीं छोड़ सकूंगी। ये सुनकर भाभी मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी अभी तो आई हो और अभी ले बैठी हैं पछड़े, आओ अंदर चलें। उमा माँ को आगे बताती है कि माँ पता नहीं क्या हो गया मुझे भाभी को देखकर। मेरी अंतर आत्मा कांपने लगती थी। मैं भाभी को देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मतलब भाभी का जो करेक्टर था ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। मैं सोच में पड़ गई। भाभी ने मुझे बहुत पुकारा, लेकिन मैं वहाँ ठहर ना सकी और वापस लौट आई। और भाभी पुकारती ही रह गईं। माँ ये सब सुनकर कहती हैं, तुम अविनाश की पत्नी के पास में होकर भी आ गई। छोटा बेटा अतुल भी जाता रहता है वहाँ पर, तुम सब जाते हो। तुम लोग बहुत कठोर हो। एक मैं ही हूँ जो ममता में फंसी हुई हूँ, एक मैं ही हूँ जो इमोशनल हूँ, जो अभी तक नहीं गई। मैं अविनाश की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ और एक तुम लोग हो, उसके घर पर होकर आ रहे हो। माँ कहती है, भले ही दोनों भाई एक दूसरे से कितना ही जुदा क्यों ना हो जाएं, फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और खींचे चले जाते हैं। खून का रिश्ता होता ही कुछ इस तरह का है। चाहे नफ़रत हो या मोहब्बत हो, खून का रिश्ता इंसान को खींच कर ले ही जाता है। काश मैं भी कठोर हो सकती और इन रीति रिवाजों से, इन संस्कारों से दूर भाग सकती। जो नियम इस दुनिया ने बना रखे हैं उन्हें तोड़ सकती। अगर मैं भी कठोर होती तो ये जाति पाति का, धर्म का भूत मुझे यूं तंग ना कर पाता और मैं इस तरह से अपने बेटे से जुदा ना होती। अविनाश ने खुद मुझसे कहा था कि माँ, पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच सबसे खतरनाक दुश्मन होती है। मैंने तो उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई भी दी, पर वो यही कहता रहा कि माँ, बच्चों को बड़ा करना माँ बाप की मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। माँ बाप बच्चों को बड़ा करके किसी पर एहसान नहीं करते हैं, वो तो बस समाज की ड्यूटी को निभाते हैं बच्चों को पालकर।
बच्चों को अच्छे से बड़ा करने के बाद बच्चों से और कुछ एक्सपेक्ट करना एक गुनाह है। दोस्तों, यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा है वो अविनाश की पत्नी की नीच जात को लेकर चल रहा है। नीच जात की वजह से अविनाश की माँ उस लड़की को अपना नहीं पा रही है। वो समाज के रीति रिवाजों में फंसी हुई है। माँ उमा को आगे बताती है कि मैं ही नहीं, सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी हर बात को माने। उस बुरी औरत ने मुझसे मेरे लड़के को छीन लिया है। बुरी औरत कौन है? बुरी औरत यानी अविनाश की पत्नी। तो कहती हैं कि उस बुरी औरत ने मेरे लड़के को मुझसे छीन लिया है, पर हकीकत तो ये है कि इस सब में उस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है। दोस्तों, माँ को अब समझ में आ गया है कि जो कुछ भी हुआ है ना, जो कुछ भी टेंशन्स उनके घर में चल रही हैं, ये टेंशन्स उस लड़की की वजह से नहीं हुई हैं। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई है माँ को। ये सुनकर उमा भी कहती है, हाँ माँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि भाभी की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, उमा और माँ की बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर छोटा बेटा अतुल आ जाता है। अतुल को देखकर उमा वहाँ से उठ खड़ी होती है और किचन में चली जाती है। अतुल सीधा कुर्सी पर आकर बैठता है। माँ अतुल से पूछती है, बेटा तूने सुना अविनाश की तबीयत बहुत ख़राब थी? अतुल अपना जूता खोलते हुए कहता है, हाँ माँ, उन्हें हैजा हुआ था। माँ कहती है अतुल से कि तू जानता था, पर फिर भी तूने मुझे बताया तक नहीं। अतुल कहता है, तुम्हें बताता, पर क्यों? तुम क्या करती जान के? क्या उसके पास में जाती? माँ, अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो भी तुम भैया के पास में नहीं जाती, क्योंकि उस घर में नीच जात की भाभी रहती है। जब तक तुम उस नीच जात की भाभी को घर में नहीं लेकर आती हो, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई देना बेकार है। तुम सब लोग पत्थर दिल के हो माँ। माँ अतुल को बीच में रोककर कहती है, क्या कहा? मैं पत्थर दिल हूँ। अतुल जवाब देता है कि तुम पत्थर दिल ही नहीं बल्कि कायर भी हो, क्योंकि जिन संस्कारों में और रीति रिवाजों में तुम पली बड़ी हो ना, उन्हें तोड़ने की ताकत तुम में नहीं है। इसी दौरान उमा आती है किचन से बाहर और उसके हाथ में चाय की ट्रे होती है। उमा कहती है कि आप तो कायर नहीं है ना, आप तो अविनाश भैया के यहाँ पर गए होंगे। अतुल कहता है, नहीं, मैं भी नहीं गया, मुझे कोई काम नहीं था अविनाश भैया के घर पर, मैं भी नहीं गया। उमा और माँ दोनों एक साथ कहती हैं, नहीं गए? तुम भी नहीं गए? अतुल जवाब देता है, मैं जाकर क्या करता? उमा कहती है कि भाई के मरने की खबर सुनकर भी आपका दिल नहीं पसीजता? अतुल शांत होकर कहता है, उमा, अगर तुम भाई साहब को जानती होती ना तो इस तरह की बात नहीं करती। मुझे तो क्या, भाई साहब अपने डॉक्टर को भी अपने पास में नहीं आने देते। उमा कहती है, पर फिर भी आप उनके भाई हैं, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती, सुकून मिलता। अतुल खड़ा होता है और कहता है, राम सिंह, पानी लेकर आओ। राम सिंह नौकर का नाम है। अतुल उमा की ओर मुड़कर कहता है, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया के लिए और कुछ भी नहीं है। ये एक कड़वा सच है जिसे हमें मान लेना चाहिए, इसलिए भाभी के होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। उमा परेशान होकर चली जाती है वहाँ से और ये बात सुनकर माँ भी उठ खड़ी हुई। नौकर पानी ले आता है और अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। इतनी देर में खाना पकाने वाली भी आ जाती है और अंदर कमरे में बैठकर बातें करने लगती है माँ से। अंदर कमरे से खुसर पुसर बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। शाम हो चली थी और थोड़ी देर बाद माँ कमरे से बड़ी घबराई हुई बाहर निकलती है और उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। माँ कहती है अतुल से, तूने सुना? अतुल पूछता है, क्या हुआ? माँ बताती है कि अविनाश तो बहुत अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है एकदम, लेकिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई है और सुना है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मरने वाली है। अतुल कहता है, हाँ सुना तो है। इतनी देर में उमा भी आ जाती है वहाँ पर और पूछती है, क्या बात हो गई, क्या सुना है? अतुल कहता है, यही सुना है कि भाभी मरने वाली हैं। उमा हैरान होकर कहती है, क्या क्या कह रहे हो? माँ अतुल से कहती है कि तुझे ये बात भी पता थी पर तूने नहीं बताई। उमा कांपते हुए कहती है कि अगर भाभी को कुछ हो गया ना तो। अतुल सीरियस होकर उमा की बात को रिपीट करता है, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? उमा कहती है कि इससे आगे का सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। माँ कहती है, पर मुझे है अधिकार। अगर अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया तो कहीं अविनाश भी इससे आगे के शब्द माँ से निकल ना पाए। थोड़ी देर में माँ कहती है कि अपने बेटे को जानती हूँ मैं, वो भी नहीं बचेगा। उमा कहती है, माता जी आप ये क्या कह रही हैं?
अतुल कहता है, माँ क्या तुम इतना सब कुछ जानती हो? कैसे ये सब कह सकती हो कि भैया नहीं बचेंगे भाभी के बिना? माँ कहती है, अतुल मैं जानती हूँ मेरा लड़का अविनाश भी नहीं बचेगा। अविनाश को बचाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मुझ में है। उमा और अतुल एक साथ बोलते हैं, माँ। माँ कहती है, अतुल मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक बार मुझे अविनाश के पास ले चल। भले ही अविनाश कठोर है पर मैं उसकी माँ हूँ। एक माँ को कठोर नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास में जाऊंगी। उमा खुशी से झूमकर कहती है, माँ तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन अतुल अभी भी सीरियस है और वो कहता है कि अभी चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर चलने से पहले एक बात को सोच लेना। अगर तुम उस नीच जाति की भाभी को घर में ना ला सकी तो फिर तुम्हारा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ कहती है कि मैं जानती हूँ अतुल, इसीलिए वहाँ पर जा रही हूँ। अतुल ये बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और वह कहता है, अगर ऐसी बात है माँ तो चलो, अभी चलो। राम सिंह, अभी इसी वक्त टांगा लेकर आओ। उमा तुम भी चलो हमारे साथ। ये कहता हुआ अतुल बड़े कमरे से होता हुआ बाहर चला जाता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता है, सन्नाटा छाया रहता है। उमा थोड़ी देर पहले जो किताब पढ़ रही थी पलंग के ऊपर लेटी हुई, उन किताब की कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइंस उसको याद आ जाती हैं। लाइंस कुछ इस तरह से थीं कि जिन बातों को हम अपनी ज़िंदगी देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक समय ऐसा आता है कि उन बातों को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन बातों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं जिन बातों को हम कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और इस तरह से माँ ने बहू को एक्सेप्ट कर लिया और कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। यार मैंने 500 के करीब वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं और हज़ारों किताबों को पढ़ा है, पर इससे ज़्यादा बेकार, इससे ज़्यादा बोरिंग कहानी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी मैंने। मेरे लिए इस कहानी को सुनाना एक टॉर्चर से कम नहीं था। बाकी आपका काम मैंने बहुत आसान कर दिया है इतनी पकाऊ कहानी को 10-15 मिनट में सुनाकर। आईसीआईसी के बाकी चैप्टर्स देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।